हमारे साथ हैं कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष एवं हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जी। कैप्टन साहब, चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को एक तरफा बहुमत, किस तरीके से देखते हैं? क्या कारण रहे कि कांग्रेस को इस तरीके से हार का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण तो ईवीएम मशीन है और जिसका मैंने सुबह से सबको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो जवाहरलाल आपका इंडिपेंडेंट है और साथ में डॉक्टर कृष्ण कुमार बीजेपी कैंडिडेट है, इनकी सबकी बराबर बराबर आ रही हैं यहाँ तक, देखिए आप। और इनको आ रही हैं एक एक, जो एमएल रंगा को एक एक सीट आ रही है, ठीक है। इससे ये दर्शाता है कि ये टोटल फिक्स्ड है मामला। इसके अलावा जो है 99% जहाँ बैटरी चार्ज है वहाँ बीजेपी आ रही है उन बूथों पे। जहाँ पर 70% है वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब ईवीएम मशीन सेट है। ये क्या इनका बड़ा तगड़ा इनका मामला है कि एक स्टेट में ये हमें जिता देते हैं और 2 स्टेटों में हमें हरा देते हैं। अभी जो है इनको पता था J&K में सरकार बन भी जाएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ यूनियन टेरिटरी है, चलेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जैसे दिल्ली में हाल हो रहा है। तो वहाँ जिता दो, जीत रही है तो जीतने दो, यहाँ पर हरा दो, क्योंकि यहाँ का इफेक्ट पड़ेगा। पूरे दिल है, हरियाणा दिल है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा पूरे देश के ऊपर। स्टेट भले ही छोटा है लेकिन हमारा जो प्रभाव है वो, हमारे लोग जो है गुजरात भी रह रहे हैं, हमारे लोग जो है अहमदाबाद भी रह रहे हैं, हमारे लोग जो है साउथ में भी हैं, यानी हरियाणा के जो आदमी है सब जगह फैला हुआ है। तो ये जो मामला है, ये जो है एक कॉन्स्पिरेसी है बड़ी भारी। और दूसरा कारण ये है कि मिसमैनेजमेंट हुआ। जो हमारे प्रभारी महोदय थे वो आइसोलेशन में थे, उनको फ़ोन किया मैंने कहा कि मेरे पास प्रफुल्ल पटेल जी आए थे और वो कह रहे थे कि जी राहुल गांधी जी का रोड शो हो रहा है, तो बताइए क्या कब हो रहा है, किस दिन आ रहे हैं, एक कोई आ रहे हैं या 2 अक्टूबर को आ रहे हैं। बोला मेरे को भैया कुछ नहीं पता। मैंने कहा आपको नहीं पता, किसको पता है? बोला आप अजय माकन जी से बात की करो, वहाँ से बात करी। बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर मैंने वेणुगोपाल जी से बात करी, अशोक गहलोत जी को मैं फ़ोन मिलाता रहा, फ़ोन नहीं उठा। जिस दिन आए थे उस दिन तो जरूर उनसे बात हुई थी मेरी, जिस दिन रेवाड़ी आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि उससे फजीयत हुई ना पार्टी की। भाई राहुल गांधी जैसे एक इतने बड़े नेता का हम प्रचार करते आ रहे हैं और फिर उसके बाद शैलजा जी ने कहा कि मैं आ रही हूँ, और फिर कहा कि मुझे चॉपर नहीं मिल रहा, वो नहीं आई। तो जब प्रभारी जो है वो वेंटिलेटर पे है और पीसी पर चुनाव लड़ रहा है, तो किसी को तो जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, जो कोऑर्डिनेशन करे। कौन कर रहा था? मेरी समझ में तो बात आई नहीं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, तो आपके पास तो संगठन भी नहीं है, संगठन को लेकर भी मानते हैं कारण रहा है? हाँ, क्यों नहीं, 12 साल से कोई संगठन नहीं। मुझे आप दो, मैं 2 महीने में अगर नहीं बना के दे दूं तो मैं, तो जो लोग हैं वो क्यों नहीं बना रहे? अब वो उनकी अपनी सोच है। हर आदमी सोचता है कि मैं अपने सारे अपने बना लूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है कोई काम। कोई देखो, ये जो है संगठन तो सबको साथ लेके चलने से बनती है बात। हमने जो है अपना ओबीसी का जो संगठन है हमारा, पूरे देश भर में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, मेरे हरियाणा में पूरा संगठन बना हुआ है मेरा। सबसे पूछा हमने, उनसे पूछ के बनाया हमने। तो मेरा ये कहना है कि अब ओबीसी का मैं चेयरमैन हूँ, मैं एआईसीसी का, और मेरे को जो है उसमें मैनिफेस्टो रिलीज हो, उसमें नहीं बुलाया। ना वैश्य समाज की किसी नेता की फ़ोटो है, ना पंजाबी समाज की किसी की फ़ोटो है, ना ब्राह्मण समाज की किसी बड़े नेता की फ़ोटो। जो पोस्टर, जो मैनिफेस्टो जो बना है उसमें ओबीसी चेयरमैन की फ़ोटो नहीं है, मेरी फ़ोटो नहीं है। भैया आप क्या दिखाना चाहते हैं? केवल 4 लोग हैं पार्टी में, उनके नाम पे भी पार्टी चलती है क्या? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी के अलावा क्या हरियाणा में ये तो हैं ही राष्ट्रीय नेता, उनके अलावा केवल 4 ही नेता हैं, बाकी नेता नहीं है हरियाणा में। क्या उनका प्रभाव नहीं है क्या? तो मेरा कहने का मतलब, ओबीसी की वोट क्यों देगा आपको? जब आप ओबीसी के लोगों को आप जो 50% जो आपने कहा था संगठन में करेंगे, आज तक 50% आपके जो पीसीसी के जब मेंबर बने थे 50% तो कोटा ही पूरा नहीं हुआ। आप तो कह रहे हो ओबीसी विभाग को झुंझुना ही समझा हुआ है।
नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब कोई पूछ ही नहीं होगी तो यही कहूँगा, और क्या कहूँगा मैं। एक और बात जानना चाहेंगे, यहाँ पर आज जब बैठक भी हुई थी इसको लेकर के, चिंतन बैठक हुई पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर, तो ये भी हुआ कि इस चुनाव में निजी हित ज्यादा ऊपर थे पार्टी हित की बजाय। क्या मानते हैं ये रहा इसमें? ये जो लोग अब सब अपने आप को कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री जब बनोगे जब आपकी जब 45 सीट आएंगी, 50 सीट आएंगी, और उसका फैसला कौन करता है? हाईकमांड करती है, प्रभारी थोड़ी करता है। ऑब्जर्वर आते हैं, वो सबसे उनके सजेशन देते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट ऐलान करता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये पहले कहने लगे हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सीएम मैं भी कह सकता था मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन हमने पार्टी हित की बात हमें सोची है। और देखिए, मामन ने बड़ा गलत बयान दिया, ये बयान दे दिया कि भी जो है मेवात के अंदर मैं जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने अत्याचार किया, एक एक पकड़ के बाहर निकालूंगा। किसके लिए कह रहा था भाई? क्या उसमें क्या वो डिप्टी कलेक्टर लग रहा है या वो डीजी लग रहा है कि किसी को पकड़ के बाहर कर देगा? इस प्रकार के बयान, इस बात का संज्ञान पार्टी को लेना चाहिए। तो फिर उनको टिकट ही क्यों दी गई और क्या कारण मानते हैं? क्या टिकट वितरण सही हुआ था? टिकट वितरण तो सही होता, सही वितरण तो हुआ नहीं ना। कम से कम 15-16 सीटें ऐसी दी हैं जैसे संपत सिंह की टिकट काट दी थी। आपने यहाँ अम्बाड़ा कैंट से निर्मल सिंह की जो बेटी है सरवारा, चित्रा सरवारा, उसकी टिकट काट दी। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जिनकी टिकट काटी है, जो जीत सकते थे। लेकिन जिनके ऊपर आरोप थे, हम धर्म सिंह छोकर की बात करें, सुरेंद्र पवार की बात करें, राव दान सिंह की बात करें, इनके ऊपर कई आरोप ईडी के चलते रहते थे। इनको फिर भी टिकट दी गई थी, फिर भी ये चुनाव इनको कहीं ना कहीं हार का सामना उस तरफ करना पड़ा। देखिए साहब, अब इसके बारे में तो पार्टी जवाब देगी क्यों टिकट दी इनको, मैं तो नहीं कह सकता। मैं तो वहाँ भरत चौकर के लिए ट्राई कर रहा था, वहाँ पर संभाल का मैं उसका नाम दिया था मैंने। तो चुनाव प्रचार में तो आप भी नहीं गए अधिकतर जगहों पे, अगर बात करें। क्या निमंत्रण नहीं था, क्या था? निमंत्रण था, दादरी में गया मैं, पटौदी में गया, और लेकिन भवानी खेड़ा वाला का फ़ोन था, बाडड़े वाले का फ़ोन था मेरे पास, और इसका भवानी खेड़ा, बाडड़ा और गुड़गांव से था। 5-6 जगह से मेरे को जो भाई जो डिमांड कर रहे थे उसकी मेरे पास तो सूचना नहीं आई ना। मैं 15 दिन पहले बना था वहाँ जाने का, जब 2 दिन बचे तब उनके फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारे आ जाइए। आप तो 2 दिन छोड़ के मैं कैसे चला जाऊँ मैं? तो अब आप प्रदेश अध्यक्ष जो खुद चुनाव लड़ रहे थे हार गए हैं, सीएलपी लीडर जिनके सीएम को लेकर चर्चाएं थी, ऐसे नेताओं से क्या कहेंगे? या कुमारी शैलजा किस तरीके से उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ताकि ये सुधार हो? ओवरहॉलिंग होना चाहिए पूरा, पीसीसी सीएलपी सारा ओवरहॉलिंग होना चाहिए। नए सिरे से बनाएं, नए लोगों को आगे लेके आएं ताकि पार्टी को मजबूती मिले। खुद इस्तीफा हो या पार्टी करे सब? अब ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है। अब आगे लगता है सुधार के क्या समीकरण, क्योंकि आप ईवीएम की बात भी कर रहे हो, तो आने वाले दिन में दिल्ली में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, कई राज्यों में है। मैंने ट्वीट किया है कि नो ईवीएम, बॉयकॉट इलेक्शंस। जब तक ईवीएम रहेगा बीजेपी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो आजकल टेक्नोलॉजी चांद पे पहुंचने की होगी है, ये तो ईवीएम मशीन है, बाहर बैठे आप कुछ भी कर लो। ये बात पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के समझ में क्यों नहीं आ रही। धन्यवाद। तो कैप्टन अजय यादव जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता, इनका कहना है कि कई पीछे कारण रहे हैं, ईवीएम भी एक बड़ा कारण का कहना है कि इसके अंदर है, और साथ साथ पार्टी में जो कहीं ना कहीं गुटबाजी या मिसकम्युनिकेशन कुछ नेताओं का है, इसको लेकर इनको कहना है कि पार्टी को फिर से कदम उठाना चाहिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएलपी लीडर हो, जो भी लोग थे उनमें कुछ बदलाव किया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। संगठन को लेकर भी इनका कहना है कि अगर इनको मौका दिया जाए तो कुछ ही दिनों में संगठन बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय से संगठन नहीं बना, ये भी इसके पीछे ऐसे कई कारण रहे हैं जिसको लेकर पार्टी को बड़े निर्णय लेने होंगे। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।